बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो कि असाइनमेंट का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो विशेषताओं का जो है, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तो उसी के बारे में पूरा डिटेलिंग वर्णन करना है। तो फर्स्ट नंबर पे जो है परिचय डालेंगे। तो परिचय डालने के बाद डैश देकर लिखेंगे 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक पाश्चात्य विद्वानों की यह धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व, मतलब जब सिकंदर ने आक्रमण नहीं किया था उसके पहले ही भारत में कोई सभ्यता नहीं थी। जब सिकंदर आक्रमण किया था तो भारत में कोई सभ्यता नहीं थी, परंतु इसी सदी के तृतीय दशक में इस भ्रामक धारणा का निराकरण हुआ, जब दो प्रसिद्ध तात्वतों का दयाराम साहनी तथा राखालदास बनर्जी ने क्रमशः हड़प्पा सभ्यता का है, जो कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खोज की। तो राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की। इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि परस्पर 640 किलोमीटर मतलब किमी की दूरी पर बसे हुए ये दोनों ही नगर कभी एक ही सभ्यता के दो केंद्र थे। पिंगल जो है वैज्ञानिक का नाम है। पिंगल महोदय ने इन्होंने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा? पिंगल ने कहा है। इस पूरी सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। तो इसे हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे, इस सभ्यता के प्रकाश में आने से भारतीय इतिहास की प्राचीनता बढ़ गई और यह सिद्ध हो गया कि भारत भी मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के साथ ही अपनी एक स्वतंत्र सभ्यता का विकास कर रहा था, जो उनके समकालीन होते हुए भी अनेक अर्थों में उनसे बढ़कर थी। अब अगली हेडिंग डालेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या था। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भी लिख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही है। तो सैंधव सभ्यता कौशयुगीन शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, शहरी सभ्यता थी। यह 2500 ईसा पूर्व के आसपास अपनी पूर्व विकसित अवस्था में थी। यह केवल सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक फैली थी। इसका प्रसार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण के नर्मदा नदी के मुहाने तक था तथा पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में मेरठ तक त्रिभुजाकार में था। यह त्रिभुजाकार रूप में था। उसके बाद आगे देखेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंधु तांगी, पंजाब के प्रांतों में इस सभ्यता के कई स्थल खोजे गए हैं, जैसे दक्षिण बलूचिस्तान में कांगेडोर, सुतकाको तथा बालाकोट। सिंधु प्रांत में मोहनजोदड़ो
चनहुदड़ो, जूड़ी रोदड़ो, और यहाँ पे देख सकते हैं आमिर कोल्डीजी, पंजाब में हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रामांडेरी, सैखाओला, जलीपुर के पुरातत्वों से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष मिले हैं। अवशेष मतलब साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीपों में पंजाब में रोपड़, संघोल, कोटला, निहंग, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी तथा मित्ताथल, और राजस्थान में जो है कालीबंगा, गुजरात में रंगपुर, लोथल, सुरकोटडा, रोजादी, धौलावीरा, और महाराष्ट्र में जो है दैमाबाद, जम्मू कश्मीर में जो है मांडा तथा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़ा गांव और उल्लास आदि जगहों से सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आगे देखते हैं इस सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मतलब उत्तर प्रदेश में जो है, पश्चिम स्थल कामेंदोर बलूचिस्तान, उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में जो है मांडा जम्मू कश्मीर में, तथा दक्षिण पूरा स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। अगला जो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था। पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति का प्रश्न अत्यंत विवादास्पद है। व्हीलर जैसे पाश्चात्य पुरातत्वविदों ने इसके उद्गम को मेसोपोटामिया से स्वीकृत किया है। इनकी मान्यता है कि मेसोपोटामिया से सभ्यता के विभिन्न तत्वों को ग्रहण कर यहाँ नवीन और परिवर्तित रूप से प्रस्तुत किया गया है। आंतिव जैसे इतिहासकारों ने भारतीय उत्पत्ति संबंधित सिद्ध स्वीकार करते हुए यह संकलन प्रस्तुत की है कि यह आकस्मिक एवं प्रखर रूप से उद्भूत हुई। आगे देखते हैं अमलानंद घोष जैसे भारतीय पुरातत्वविदों ने यह विश्वास प्रकट किया है कि सिंधु सभ्यता न केवल यह उद्भूत हुई बल्कि क्रमिक विकास का परिणाम भी है। आगे देखेंगे प्रो टी एन रामचंद्रन, उसके बाद कामा लगा के एन शास्त्री, अगला वैज्ञानिक जो है SR राव आदि ने वैदिक आर्यों को ही इस सभ्यता का निर्माता माना है, परंतु अनेक विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि अनेक अनुसार दोनों स्वीकार नहीं करते हैं। दोनों सभ्यता के रीति रिवाज, धार्मिक तथा आर्थिक परंपराओं पर्याप्त विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, जो है दोनों में प्रमुख विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। अंततः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का क्रमिक विकास हुआ है। यह अचानक शहरी प्रभाव के कारण प्रकट नहीं हुई। क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों ने नगरों के उदय का मार्ग प्रस्तुत किया है। अगला हेडिंग डालेंगे जो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। तो यहाँ पे डालेंगे पहला
राजनीतिक संरचना। इसकी राजनीतिक संरचना क्या था? विश्व समाजों में राजनीतिक संगठन की प्रायः 3 प्रणालियों का उदय हुआ: राजतंत्र, धर्मतंत्र एवं प्रजातंत्र। इन्हीं में से किसी एक प्रणाली का प्रयोग सैद्धांतिक राजनीतिक जीवन में भी हुआ होगा, लेकिन पश्चिम साक्ष्य के अभाव में सैद्धांतिक राजनीतिक परिदृश्य का स्वरूप केवल अनुमान का विषय है। मैके का कहना है कि हड़प्पा में प्रतिनिधि शासन था, जबकि पिगमाट का कहना था कि यहाँ का शासन पुरोहित राजा के हाथों में है। अंततः पिगाट का मत स्वीकार्य नहीं है। सिंधु सभ्यता में किस तरह सुनियोजित नगर योजना एक रूप लिपि बाट मापों की एक रूपता मौजूद है, उससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक राजनीतिक सभ्यता अस्तित्व में थी और यह सत्तावड़ी वर्ग के हाथों में रही होगी। तो दूसरी हेडिंग डालेंगे सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन भी उसे डाल सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अन्य समाज रहा होगा। अन्य जो है समाज रहा होगा, जिसमें विभिन्न समुदाय एकाधिक धार्मिक परंपरा के अनुयायी रहे होंगे। पुरातात्विक साक्ष्यों के मद्देनजर सैंधव समाज 4 वर्ग में विभक्त रहा होगा: शासन कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग। बड़ी संख्या में मातृदेवी स्त्री मृत मूर्तियों के मिलने से यह अनुमान लगाया गया है कि समाज मातृ सत्तात्मक था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक था। अब देख लेते हैं यहाँ पे रहन सहन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का रहन सहन क्या था? तो सिंधु घाटी शाकाहारी व मांसाहारी थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मानव थे शाकाहारी और मांसाहारी थे। वस्त्राभूषणों के शौकीन थे, जो है वस्त्र और आभूषण के शौकीन थे। ऊनी एवं सूती दोनों प्रकार के वस्त्र उपयोग में लाते थे। जो है सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग मानव जो थे वो ऊनी और सूती वस्त्र दोनों ही धारण करते थे। स्त्रियां साज सज्जा पर विशेष ध्यान देती थीं। और अगला हेडिंग जो है डालेंगे मनोरंजन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मानव जो हैं उनका मनोरंजन क्या था, इसके बारे में देखते हैं। शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को आपस में लड़वाना आदि मनोरंजन के साधन थे। नर्तकी एवं नर्तक की मूर्ति से नृत्य के प्रति लोगों की आसक्ति परिलक्षित होती थी। अगला जो हेडिंग डालेंगे अन्योष्टि पद्धति। साश्वाधान की 3 पद्धतियां प्रचलित थीं: पूर्व समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाकर्मी। उसके बाद अब तीसरा सामाजिक संरचना के बाद तीसरा हेडिंग जो पड़ेगा आर्थिक संरचना। आर्थिक संरचना क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधा तथा व्यापार वाणिज्य पर आश्रित था। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मानव थे कृषि और पशुपालन जो है धंधा उंधा करते थे। तो हेडिंग डालेंगे कृषि। तो सिंधु वासियों मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के वासी मतलब जो रहने वाले थे, सिंधु वासियों का प्रमुख पेशा कृषि कार्य था।
तो वहाँ के लोग क्या करते थे, कृषि करते थे। मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, बाजरा की खेती होती थी। धान की खेती के साक्ष्य भी लोथल व रंगपुर से मिले हैं। तो धान की जो है साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल व रंगपुर से मिले हैं। और दूसरा हेडिंग डालेंगे पशुपालन, मतलब पशुपालन कैसे करते थे, किस पशु का वो पालन करते थे। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि यहाँ कृषि के साथ पशुपालन भी, मतलब कृषि के साथ पशुपालन भी पर्याप्त विकसित था। पशुओं से दूध, मांस, ऊन आदि तो मिलते ही थे, साथ ही उनका प्रयोग परिवहन के साधनों के रूप में भी होता था। अगला जो हेडिंग डालेंगे शिल्प एवं व्यवसाय। उनका शिल्प और व्यवसाय क्या था। सिंधु वासियों ने विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधा का भी विकास किया। अनेक व्यवसाय में वस्त्र बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ईंट निर्माण करना जो है, मनके बनाना, भवन निर्माण आदि शामिल थे। धातु क्रम में भी वे काफ़ी दक्ष थे। अगला जो डालेंगे हेडिंग व्यापार और वाणिज्य। तो व्यापार वाणिज्य सिंधु सभ्यता की समृद्धि का आधार तो विकसित व्यापार एवं वाणिज्य तंत्र था। इस प्रकार के दो पक्ष थे, आंतरिक रूप वाह। इस सभ्यता की समृद्धता का सबसे बड़ा कारण विदेशी व्यापार था। तो विदेशी व्यापार था। अगला हेडिंग डालेंगे विनिमय का माध्यम। सैंधव स्थलों के उत्खनन से कोई सांकेतिक मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव का व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित रहा होगा। अगला हेडिंग डालेंगे यातायात व्यवस्था। यातायात व्यवस्था क्या था। उत्खनन से मिट्टी एवं कांसे के बने बैलगाड़ी के नमूने प्राप्त होते हैं। तो मिट्टी के बने और कांसे के बने बैलगाड़ी का मतलब नमूने, मतलब साक्ष्य प्राप्त हुए, जो इस दूरस्थ प्रदेशों से होने वाले स्थलीय व्यापारों की पुष्टि करते हैं। नाव जलीय यातायात का महत्वपूर्ण साधन था। उसके बाद चौथा हेडिंग जो डालेंगे धार्मिक जीवन। उन सबका धार्मिक जीवन क्या था। सैंधव धर्म के प्रमुख तत्व निम्न है, तो या निम्न प्रकार के हैं। तो पहला जो है मातृ देवी की पूजा। और मातृ देवी की पूजा, कौन सी देवी का पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता में नारी मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं, जिन्हें मातृ देवी की मूर्ति माना जाता है। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, जो कि उर्वरता के प्रतीक की ओर संकेत करता है। अब दूसरा हेडिंग जो डालेंगे पशुपति शिव की पूजा। पशुपति शिव की पूजा जो है, मोहनजोदड़ो से यह पशुपति शिव की मूर्ति मिलती है, जो सैंधव सभ्यता में शिव पूजा को प्रमाणित करता है। अन्य मुहरों में शिव को नागधारी, धनुर्धर आदि रूपों में चित्रित किया गया है। अगला जो है वृक्ष पूजा, मतलब किस पेड़ का पूजा करते थे। तो सैंधववासी नीम और पीपल का पूजा करते थे। तो सैंधववासी जो है नीम और पीपल के वृक्षों की पूजा करते थे। अगला हेडिंग डालेंगे जो है पशु एवं नाग पूजा। तो सैंधववासी पशु एवं सर्पों की पूजा करते थे। इनकी पूजा किसी भय अथवा देवताओं का वाहन मानकर किया जाता था। पशुओं की कुब्बड़ वाला पशु सबसे प्रमुख था, जिसके कई सारे चित्र मुहरों पर मिलते हैं। उसके बाद लिंग एवं
योनि पूजा, योनि पूजा। लिंग एवं योनि की पूजा द्वारा संभव जन ईश्वर की सृजन शक्ति के प्रति अपनी शक्ति भावना प्रकट करते थे। उसके बाद अगला जो है जल पूजा। जल पूजा जो है श्रृंग जल पूजा सिंधु सभ्यता के स्नान को धार्मिक अनुष्ठान का दर्जा प्रदान किया गया है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इसी उद्देश्य से बनाया गया है। अगला जो है प्रतीक पूजा। प्रतीक पूजा जो है श्रृंग सभ्यता एवं वास्तविक के चित्र भी मुहरों पर मिले हैं, जो संभवतः किसी देवता के प्रतीक के रूप में पूजे जाते रहे होंगे। उसके बाद लास्ट जो है अग्नि पूजा। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निवेदियों के साक्ष्य मिली है, जो अग्नि पूजा को प्रमाणित करते हैं।